हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 1 हम आज डालने वाले हैं इसका। और इसके सारे आंसर्स आपको बताने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के कि किस तरीके से इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये प्रश्न पत्र कोड है, आप देख लीजिएगा। सेट नंबर 1 है बेसिक के, हमने ऑलरेडी सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 डाल दिए अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ये हम स्टैंडर्ड वालों के लिए डाल रहे हैं, सेट नंबर 1, उसके बाद सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। ठीक है, तीनों पेपर डालने वाले हैं हम कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे और उसके सॉल्यूशन भी करके देने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलते हैं अपने फटाफट से प्रश्नों की तरफ और देख लेते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है बच्चे, हम आ गए हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यहाँ पर जो px है, px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आपको कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो बच्चों सिंपल सी चीज होती है, इस ग्राफ के अंदर कुछ नहीं करना होता। आपको ये देखना होता है कि जो px है यानी जो x लाइन है, यानी ये जो लाइन जा रही है x लाइन, इस एक्स लाइन को ये जो कर्व है कितनी बार टच कर रहा है। अगर इस कर्व को एक बार यहाँ टच किया जा रहा है तो इसका आंसर 1 होगा। अगर 2 बार टच हो रहा है तो 2 होगा। आप मेरे बेसिक वाले पेपर में जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक टच कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं हम और आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो हमें पता चलता है कि k का वह मान जिसके लिए समीकरणों के योग kx इक्वल टू वाई प्लस टू और 6x इक्वल टू 2y+3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये दो इक्वेशन दे रखी है और इसके अनेक हल हैं, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आपको कि अनेक हल वाले, तो मैंने कल आपको करके दिखाया था इसमें कि अनेक हल वाले जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ये देखिए अनेक हल वाले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस पूरी टेबल में देख लीजिए, यहाँ पर अनेक हल लिखा है। ठीक है, तो अनेक हल की जो इक्वेशन है वो किस तरीके से सेटिस्फाई होती है, वो इस तरीके से सेटिस्फाई की जाती है, जहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ले लूंगा क्या, a1/a2। ठीक है, a1/a2 ले लूंगा। देखिए मैं लेता हूँ a1/a2 और b1/b2। ठीक है, और इसमें सारी वैल्यू रख दूंगा और इसको सेटिस्फाई कर दूंगा। जहां पर देखो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a1 की वैल्यू k है तो मैंने ऊपर रख दिया k अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू ये है 6 है तो मैंने रख दिया 6 बराबर का निशान। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 1 है, यहाँ y के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है यहाँ। ठीक है, b1 की वैल्यू 1 हो गई। और b2 की वैल्यू यहाँ क्या है, y के साथ क्या है 2 है तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा आपका 6 वन जा 6। ठीक है, अब ये 2 जाकर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, k यही रह जाएगा और 2 जाके इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि p-1 p+1 और 2p+3 AP के 3 क्रमागत पद है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे ये a है आपका, ठीक है, ये a2 है और ये a3 है। ठीक है, a1 a2 और a3 तीन पद दे रखे हैं और इन तीन पदों को आपको निकालना है। सबसे पहले आप डाल दीजिए इस फॉर्मूले को d इक्वल टू a2 - a1। ठीक है, a2 - a1 को आप डालेंगे और जब इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी d की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। और फिर आपको एक बार और डालना होगा
d इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, a3 माइनस a2। और इस इक्वेशन में आप फिर निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, p की वैल्यू, जो कि आपका आने वाला है इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वल टू 0। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, दो कोऑर्डिनेट हैं और x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर x अक्ष से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर y का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, y का मान 0 हो जाएगा। अगर यहाँ y अक्ष से विभाजित होता तो उसका अपोजिट जो है यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपको y का ही फॉर्मूला डालना है और मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि y इक्वल टू होता है m1 x2, ठीक है, सॉरी x2 कह रहा हूँ, y2 आएगा यहाँ पर, y2 m1 y2 प्लस m2 और y1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। जब आप ये फॉर्मूला रखकर इसको सेटिस्फाई करेंगे और इस y की वैल्यू को 0 रखेंगे यानी y 0 और m1 को एज इट इज रह दीजिए, तब आपका m1 और m2 का सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है 1:2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल इस तरह की और लगातार वीडियोस आपको देता रहता है। पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर PQ जो है एक स्पर्शरेखा है, यानी ये PQ स्पर्शरेखा है। यदि AOB 95 डिग्री है तो ABQ का मान ज्ञात कीजिए। देखो ABQ का है, ABQ यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये स्पर्श रेखा है तो ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये बनाएगी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है। और ये जो है ये और ये वाली लाइन है ना, ये दोनों लाइन क्या है, इस सर्कल के लिए त्रिज्या है। इस सर्कल के लिए त्रिज्या है तो त्रिज्या तो एक सर्कल की दोनों बराबर होती है। इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इन दोनों एंगल को लेकर इसको अगर x मान ले और इसको भी x मान ले तो हमें x प्लस x, x प्लस x और प्लस ये तीसरा एंगल आपका जो है 95 इक्वल टू क्या रखना है, 180 रखना है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है, और वो इसका होगा। अब आपको पता ही है कि इस पूरे की वैल्यू इस एंगल की पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो आपको क्या करना है, 90 में से जो भी x आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए 47.5 डिग्री, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आगे हम बात करें तो छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 tan a इक्वल टू 3 है तो 4 sin a प्लस 3 cos a 4 sin a माइनस 3 cos a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 2 है यहाँ पर, ये 2 यहाँ से उठकर इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। और ये किसकी वैल्यू है, 10a की वैल्यू है, 10a की वैल्यू है तो ये आपका 10 क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। तो यानी p की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है। आपको h की वैल्यू निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। h निकालने के बाद आपको निकालना है साइन निकालना है, उसके बाद निकालना है कॉस, ठीक है। इनका वैल्यू देख लीजिए, इनका फार्मूला देख लीजिएगा और इस पूरी इक्वेशन में इसको रख दीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। आपका अंत में निकलने वाला है ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं जो हमारा 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि बहुपद ये है
और इसके शून्य का अल्फा प्लस बीटा है, तो ए अपॉन अल्फा प्लस ए 1 अपॉन बीटा बराबर है किसके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता हो जाएगा कि ए बी सी का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अल्फा बीटा कैलकुलेट करने के बाद यानी अल्फा प्लस बीटा ये निकाल लेना है आपको, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये निकाल लेना है। जब आप इन दोनों चीजों को निकालेंगे तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा कितना, आपका निकल कर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस ये, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ, ढंग से बता देता हूँ। देखो ये कैसे आएगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बनेगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है जो भी आएगा आपको यहाँ रख देना है इसके इक्वल में, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो मान आएगा वो आपको इसके इक्वल में रख देना है। ठीक है, तो आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बराबर है ये। ठीक है, तो सातवें प्रश्न को हम इस तरीके से कर सकते हैं। आठवां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि के किस मान, है ना, आठवां, के का वह न्यूनतम धनात्मक मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स माइनस 4 के परिमेय मूल है। देखो यहाँ परिमेय बोल रहा है, परिमेय आंसर है। ठीक है, आंसर जो आपका है वो क्या है, परिमेय में है। और यहाँ पर एक चीज बोल दी यहाँ पर कि ये धनात्मक आंसर है। ठीक है, न्यूनतम मान जो आएगा आपका वो धनात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पर नेगेटिव भी है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए कि यहाँ पर परिमेय मूल कह रहा है, पर ये तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। इसमें राइट आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नौवे प्रश्न की। तो नौवे प्रश्न में 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 बराबर है किसके बराबर है। अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस इक्वेशन में आप tan स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू आप कहाँ से ले सकते हैं, वैल्यू आप लेंगे किससे, टेबल से। ये देखिए ये टेबल है, इस टेबल से आपको वैल्यू लेनी है। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी किताबें खुलकर देखी है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आपका अंत में आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए -1। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो पांचवें प्रश्न का कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है और इस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला रखना है। मैंने बेसिक वाली वीडियो में भी बताया था इसका फॉर्मूला 2πRh बराबर हुआ 94.2 के। ठीक है, और इसमें यहाँ 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, एच की वैल्यू डाल दीजिए और इधर पूरा सॉल्व करने के बाद उधर जाकर 94.2 को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अंत में आपका निकल कर आएगा आर की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें, आगे चलते हैं अपनी वीडियो में और 11वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 11वें प्रश्न में हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए 80 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाया जाता है। तो ये कुछ डाटा हमें दे रखा है और कह रहा है कि इस बंटन का बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक, बहुलक यानी मोड। अब मोड क्या होता है, जो इसमें सबसे ज्यादा नंबर होता है वो मोड होता है। पर बहुत ध्यान से आप इसको कीजिएगा, देखिए ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, यानी ये आपको CF दे रखा है। ठीक है, आपको मोड चेक करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको मोड चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ठीक है, ये CF नहीं चाहिए आपको,
तो फ्रीक्वेंसी आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी इसमें निकालना है तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप इसमें ये जो 10 से कम लिखा है इसको 10 से कम, अब देखो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम ऐसे दे रखा है, तो 10 से कम यानी 0 से 10, ये हो जाएगा 0 से 10। और 0 से 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 है, तो ये 3 आ गया आपका। ठीक है, और ऐसे ही 20 से कम, तो 10 से 20 ले लेंगे आप यहाँ पर, 10 से 20। पर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 12 में से इसको इसके पिछले वाले नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 बच गया, तो 9 आ जाएगा इसका। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 30 से 40, ठीक है, 30 से 40, जहाँ 27 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, और इस तरीके से जब आप इसे करते रहेंगे आगे तक, तो आपको जो सबसे बड़ा नंबर इसमें से मिल जाए, इस वाली सीरीज में फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर मिल जाए, उसके सामने वाला ही आपका आंसर होगा, वही वर्ग आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका आएगा 30 से 40। ठीक है, 30 से 40 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये 20 से 30 होगा। ठीक है, तो 30 से 40 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, 12वें प्रश्न की। ये कह रहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाई तो गिवन है, आर भी गिवन है, आर देखिए 7 सेंटीमीटर, पर एल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको एल इस क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलता है, एल निकालने का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तब आपका एल निकल जाएगा। ठीक है, और एल निकलने के बाद आपको इस फॉर्मूले में उसे डाल देना है, जो भी डलेगा, जो भी आंसर निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2√10 इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। 14वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन से बहुपद के शून्यक -2/3 और 2/3 है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है, ये आपका अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, और एक अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a। यहाँ आपको ए सी और बी मिल जाएंगे। यहाँ पर ए निकल कर आएगा आपका 9, और सी निकल कर आएगा मतलब सी निकल कर आएगा आपका 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करनी पड़ रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि यदि सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रक्षण के मान में 3 की वृद्धि की जाए तो आंकड़ों का माध्य जो है वो क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 3 की वृद्धि होगी। 3 की वृद्धि किस तरीके से होगी, क्योंकि जब भी आप वैल्यू में 3 ऐड करेंगे तो उसका एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा, जितने नंबर ऐड करेंगे उतना ही उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर P और उसके घटने ना घटने की प्रायिकता Q दे रखी है। घटने की प्रायिकता P है और ना घटने की प्रायिकता Q है। तो घटने और ना घटने को जोड़कर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, टोटल प्रायिकता 1 होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P + Q = 1। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न जो है हमारा 17वां प्रश्न है। यहाँ पर एक लड़की गणना करती है कि लॉटरी में उसको प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता जो है 0.08 है। यदि कुल 6000 टिकटें बिकी है तो लड़की ने कितने टिकटें खरीदी है। तो सबसे पहले आपको ये 0.08 को सॉल्व कर लेना है। 0.08 कैसे सॉल्व होगा, आपको पॉइंट रिमूव करना है और पॉइंट के बाद देखने कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो नीचे 2 0 बढ़ा देने हैं।
जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा उतने जीरो बढ़ जाएंगे और साथ में 1 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/100। ठीक है, तो 8/100 जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितने से, 6000 से, क्योंकि टोटल टिकटें कितनी है, 6000 है। तो 6000 के साथ आपकी इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, है ना। और 6 8 होता है, 6 8 होता है 48। ठीक है, और एक जीरो रह गया तो एक जीरो इसके साथ आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 480। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही है। 20 व्यक्तियों का एक समूह है, 5 व्यक्ति तैर नहीं सकते, यदि एक व्यक्ति चुना जाता है तो उसके तैर सकने की क्या प्रायिकता है। देखो 20 व्यक्ति टोटल है और उसमें से 5 व्यक्ति तैर नहीं सकते, इसका मतलब 20 में से 5 हटा दे तो 15 बचे जो आपके तैर सकते हैं। और तैर सकने वाले की ही प्रायिकता पूछिए तो 15 ऊपर हो जाएगा और टोटल नीचे हो जाएगा। जब आप इसे कट करेंगे 5 से तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरीके से आप अपने पेपर को करते रहिए, क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एग्जाम के अंदर मिल सके। ठीक है बच्चे, अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।